This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy, lecture number 1 of chapter The Three States of Matter, Gases, Liquids and Solid from your textbook. Matter and its states. Basically, matter is defined as anything which occupies space and has mass. मतलब ये है कि मैटर किसी भी चीज़ को कहते हैं जिसका कोई वॉल्यूम हो, ठीक है, जिसकी कोई मास हो। अब मैटर आपके इस यूनिवर्स में हर चीज़ को मैटर कहा जाता है क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई वॉल्यूम है और कोई ना कोई मास है, ठीक है। नॉर्मल लाइफ प्रॉब्लम्स में अगर लाइफ एग्जांपल दी जाए मैटर्स की, तो जितनी भी चीज़ अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सारी चीज़ें मैटर ही हैं, ठीक है। अब मैटर की 3 टाइप्स होती हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, बेसिकली स्टेट्स हैं और जो है इनकी जो है कहते हैं ये एक दूसरे से अपनी प्रॉपर्टी वाइज वेरी करती हैं और ये तीनों स्टेट्स नॉर्मली हर किसी को पता ही है ऑलरेडी। गैसेस होती हैं, लिक्विड्स होती हैं, सॉलिड्स होती हैं और ये सारी चीज़ें आप लोग प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि गैसेस क्या होती हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं और सॉलिड्स क्या होता है। बेसिकली गैसेस आपकी ऐसा मैटर है जिसका कोई शेप नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा जो है ना कोई इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है, और ये किसी भी जगह में एडजस्ट हो सकती है आपस में, ठीक है। ये ऐसा मैटर है जो छोटे से छोटे वॉल्यूम वाले कंटेनर में भी एडजस्ट हो सकता है। दूसरी चीज़ लिक्विड आ जाती है। लिक्विड का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, उसको किसी जिस कंटेनर में जिस वेसल में उसको पुट कर दिया जाए वो उसमें उसी के शेप में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा जो है कंप्रेसिबल नहीं होता लिक्विड्स आपके पास। कंप्रेसिबल क्यों नहीं होते हम ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और सॉलिड्स आपके पास जो है सिंपल डेफिनेट शेप होता है इनका, इनका अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, किसी भी सॉलिड चीज़ का एक अपना स्ट्रक्चर होता है। और उसके अलावा जो है ये भी लिक्विड की तरह इतने कंप्रेस्ड नहीं होते, ठीक है। और इनके अंदर कौन सी मॉलिक्यूल्स की कौन सी एनर्जीज होती हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे हम। स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले एग्जांपल आ जाती है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल वाटर की है, ठीक है। वाटर आपके पास 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, तीनों की तीनों स्टेट्स में। गैसेस में भी है। ये पहली जो टैप वाटर आ रहा है ये लिक्विड फॉर्म बता रहा है, ये आइस जो रखा है ये सॉलिड फॉर्म बता रहा है वाटर की। उसके अलावा जो स्टीम्स निकल रही हैं ये गैसियस फॉर्म बता रहा है वाटर की, ठीक है। अब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज तो हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है तीनों स्टेट्स में वो अलग अलग है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज वाटर की सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। वाटर के इतने ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी होंगे जितने इस सॉलिड में है, जितने इस गैसेस में है, जितने इस लिक्विड में। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम, ठीक है। बस सिर्फ प्रॉपर्टीज का फर्क है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज जो है कहते हैं बेसिकली हर टाइप्स के स्टेट्स की अलग अलग हैं, ठीक है। और जो सब्सटेंस है वो आपका केमिकली सेम है, यानी उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है। तो एक ऐसी थ्योरी है जो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल अरेंजमेंट के ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या वेरिएशंस आती हैं उससे डील करती है। उस थ्योरी को काइनेटिक थ्योरी बोलते हैं हम, ठीक है। तो वो नेक्स्ट टॉपिक में तय करते हैं व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी इज सो नेम्ड बिकॉज it deals with that property of the particles which is so crucial in understanding the 3 states of matter, namely the motion of particles, ठीक है। हम काइनेटिक थ्योरी में बेसिकली मोशंस पढ़ते हैं पार्टिकल्स का, ठीक है। पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं किसी भी गिवन मीडियम में, ठीक है। अब पार्टिकल्स तीनों स्टेट्स के हो सकते हैं, गैसेस के भी हो सकते हैं, लिक्विड के भी हो सकते हैं और सॉलिड्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। उनका जो मोशन है कि कैसे मूव करेंगे, किस तरीके से कोलाइड करेंगे और कोलाइड के बाद किधर मूव करेंगे और कितना रिपेल करेंगे, कितना अट्रैक्ट करेंगे, ये सारी थ्योरी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इस काइनेटिक थ्योरी में इन्वॉल्व होती है। Because the particles are in constant motion, they possess kinetic energy which tends to keep the particle well spread out with any substance. अब जब पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन में होता है, ठीक, कांस्टेंट मोशन मीन पार्टिकल्स एक जगह रेस्ट पोजीशन में नहीं होता, पार्टिकल किसी भी पोजीशन में मूव कर रहा होता है, रैंडमली मूव करता है, ठीक है। अब लेट सपोज उस पार्टिकल के सामने कोई वॉल आ जाती है या कोई दूसरा पार्टिकल्स आ जाता है तो वो उससे टकरा के उससे हिट करके किसी और डायरेक्शन में, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। कांस्टेंट मूव करेगा विद सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में भी कोई फर्क नहीं आएगा उसकी, वो सेम ही काइनेटिक एनर्जी के साथ, यानी उतनी ही वेलोसिटी के साथ, उतनी ही एनर्जी के साथ दूसरी पोजीशन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी आपके पास बेसिकली पार्टिकल्स की मोशन की थ्योरी है कि पार्टिकल्स कैसे बिहेव करता है किसी भी मीडियम में
और क्या क्या उसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो सकती हैं, किस तरीके से वो उन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है, ये सारी चीज़ें हम काइनेटिक थ्योरी में डिस्कस करते हैं। ओके, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब अगर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात करें इन टर्म्स ऑफ गैसेस में, अगर हम गैसेस की काइनेटिक थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है द गैसियस स्टेट इज द वन in which the molecules are widely separated from one another but having negligible volume। इसका मतलब ये है कि जो गैसेस स्टेट है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, वाइडली सेपरेटेड हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा उनका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, वॉल्यूम नेग्लिजिबल क्यों कंसिडर किया गया है? वो इस वजह से किया गया है कि उनके जो मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम है वो इतना छोटा है और उसका जो डिस्टेंस है दो मॉलिक्यूल्स के आपस के बीच का वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके वॉल्यूम को हम कंसिडर कर ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल कंसिडर कर दिया जाता है। ठीक है, वॉल्यूम तब लिया जाता है जब मॉलिक्यूल्स थोड़े क्लोज होते हैं। ठीक है, उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस कम होता है, लेकिन डिस्टेंस ही इतना ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ उसमें से आसानी से क्रॉस कर सकती है मॉलिक्यूल्स के आपस में बीच में से। ठीक है, अगर इन टर्म्स ऑफ सिंपली कहना चाहें कि दूसरी गैसेस भी इजीली डिफ्यूज़ हो सकती हैं, तो ऐसी चीज़ का कोई वॉल्यूम हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। द गैसेज आर इजी टू कंप्रेस ड्यू टू लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। अब उसका मतलब ये है कि जो गैसेज हैं वो इजीली कंप्रेस हो सकती हैं। ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसकी वजह से, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अगर हम गैसेज के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो इजीली कंप्रेस होकर किसी छोटे वेसल या कंटेनर में मतलब स्टोर करी जा सकती हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, कंटिन्यूस मोशन, बट इन रैंडम डायरेक्शन। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, उसके अलावा कंटिन्यूस होता है उनका मोशन। ठीक है, रुकता नहीं है, रेस्ट पोजिशन में नहीं आते, और रैंडम डायरेक्शन मूव करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, इस फिगर में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेट सपोज ये मॉलिक्यूल है वो इस पॉइंट से, इस मॉलिक्यूल से हिट करके फिर इससे हिट करता है, फिर इससे हिट कर रहा है। ठीक है, फिर ये वॉल से कंटेनर की हिट करके इस मॉलिक्यूल से हिट करता है, फिर यहाँ जा रहा है इस मॉलिक्यूल से, ऐसे ही हिट करके आगे फर्दर मॉलिक्यूल मतलब मोशन में ही रहता है, कंटिन्यूस मोशन में। ठीक है, और रैंडम डायरेक्शन होती है, एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा। ठीक है, देख रहे हैं आप इस इमेज में, इसकी डायरेक्शन इन्होंने बताई कि ये मॉलिक्यूल पहले यहाँ हिट करेगा फिर इधर हिट करेगा, तो ये एक रैंडम डायरेक्शन में हिट कर रहा है, और ये वापस किस डायरेक्शन में जाता है कि जिस एंगल से वो हिट करेगा उसी एंगल से वो नेक्स्ट स्ट्रीम में मूव करेगा। ठीक है, अब ये जो एवरेज डिस्टेंस आता है इसको अब आप बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, मीन फ्री पाथ क्या है? बेसिकली आपके पास द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन। तो एवरेज डिस्टेंस कितना आया? अब मैं इसको इससे राइट से डिनोट करता हूँ। ये जो एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो एवरेज डिस्टेंस है ये आपका मीन फ्री पाथ है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल कितना कोलाइड करता है, कोलिजन्स करता है, उसका जो एवरेज डिस्टेंस कहलाता है उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। यानी ये वो पाथ है जिसपे वो मॉलिक्यूल इजीली फ्रीली रिवॉल्व मतलब किसी कंटिन्यूस मोशन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है द कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, इट मीन्स नो लॉस ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है? सिंपल, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये है कि जब ये मॉलिक्यूल किसी स्पीड से यहाँ हिट करेगा इस वॉल से, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल, तो उतनी ही स्पीड से वापस भी बाउंस बैक होगा। ठीक है, और उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वो हिट किया है। अब वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे हिट करता है तो वो उसकी अपोजिट एंगल पे जाएगा। ठीक है, लेट सपोज ये एक प्लेन है और एक मॉलिक्यूल आ रहा है, उसने यहाँ हिट किया तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, एक प्लेन आ रहा है, वो इसने यहाँ हिट किया तो वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि परफेक्टली इलास्टिक हैं, जिस स्पीड से आ रहे हैं उसी स्पीड से जाएंगे। ठीक है, तो कोई एनर्जी इसमें लॉस नहीं होती। अगर इनकी स्पीड कम होती है, लेट सपोज यहाँ पे जो मॉलिक्यूल आया है उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, लेट सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से जब वो वापस जा रहा है तब उसकी स्पीड 1.9 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो ये 0.1 का जो डिफरेंस है ये भी इनके बीच में नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कोई भी एनर्जी इसमें लॉस नहीं होती। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं। अब प्रेशर अराइजेस ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब इससे होता क्या है, जब आपके मॉलिक्यूल्स किसी भी वॉल पे या कंटेनर, जिस कंटेनर में वो मॉलिक्यूल्स स्टोर हुए हुए होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जब कंटेनर की वॉल से हिट करते हैं, बार बार कोलाइड करते हैं, तो कंटेनर्स का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स चाहते हैं वो फ्रीली मोशन में घूम सके। ठीक है, फ्रीली मतलब मीडियम में घूम सके, लेकिन उनको हमने ज़बरदस्ती एक ऐसे कंटेनर में फिल किया हुआ होता है जो कि उसकी स्पेस बहुत कम होती है और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइट होके पैक्ड हुए होते हैं, यानी उनको मूवमेंट के लिए स्पेस नहीं मिलती।
इस वजह से वो कोलाइड करते हैं वॉल्स के साथ भी, और इसकी वजह से आपके प्रेशर किसी भी कंटेनर का इंक्रीज हो जाता है। और कोई भी कंटेनर या कुछ भी, जैसे लेट सपोज सीएनजी पंप में सीएनजी हम फिल करवाते हैं कंटेनर्स में, तो उसका प्रेशर बहुत हाई होता है। जब अगर ब्लास्ट होता है तो वो वाकई में जो है एक तरीके से बहुत हाईली फ्लेमेबल ब्लास्ट कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर बहुत हाई हुआ होता है, क्योंकि उस इतने से कंटेनर के अंदर पता नहीं 4 to 5 kg ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स उसमें स्टोर हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रेशर इस वजह से राइज होता है क्योंकि जो कॉलिजन्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगली हिट करते हैं कंटेनर्स के वॉल्यूम को, कंटेनर्स की वॉल्स को, क्योंकि वहाँ का जो स्पेस है उनके लिए बहुत कम होता है मोशन के लिए। देयर इज नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं है। अट्रैक्टिव फोर्स होती तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ पैक्ड होते, रिपल्सिव फोर्स होती तो मॉलिक्यूल बहुत दूर होते। ठीक है, अब रिपल्सिव फोर्स, अब आप बोलेंगे मॉलिक्यूल तो पहले से ही दूर है तो यानी रिपल्सिव फोर्सेस हैं। नहीं, बेसिकली रिपल्सिव फोर्सेस नहीं है। ये जो मॉलिक्यूल है वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। अब जब ये टकराएंगे इससे, ठीक है, अब जब ये एक मॉलिक्यूल, लेट सपोज यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, अब ये सारी मॉलिक्यूल्स के बीच में से जा रहा है। अगर इनमें रिपल्सिव फोर्स होती तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से ये पास ही नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं इस वाले मॉलिक्यूल को रिपेल करके वहीं पोजीशन पे रुकते थे। तो बेसिकली इसमें कोई रिपल्सिव फोर्स भी नहीं होती, ना ही कोई अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अच्छा, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स की उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जितना आप टेम्परेचर गेन करेंगे उतनी ही आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी चेंज होती जाएगी मॉलिक्यूल्स की। लेट्स सपोज आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। ठीक है, नाउ काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। Particles of liquid are close to each other. Liquid has fixed volume, but they have indefinite shape. The particles in a liquid are free to move, and these molecules was this kinetic energy which is directly proportional to absolute temperature. ठीक है, अगर हम लिक्विड की काइनेटिक थ्योरी की बात करें तो पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड के वो क्लोज होते हैं एक दूसरे से जब भी उनका कोई वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, अब क्लोज्ड है तो उनका कोई वॉल्यूम है। गैसेस में क्लोजनेस नहीं थी तो उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल था। ठीक है, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम होता है। ठीक है, फिक्स वॉल्यूम है, उसको जिस कंटेनर या किसी भी ग्लास में या किसी भी वेसल में उसको वॉल्यूम को स्टोर करें तो वो वॉल्यूम उस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही लिक्विड का भी वॉल्यूम कहलाएगा। बट दे हैव इनडेफिनिट शेप। ठीक है, इनडेफिनिट शेप का मतलब ये है कि उसका शेप कोई नहीं हो सकता। आप किसी भी चीज़ में या किसी बाउल में आप पानी को फिल कर दें तो उसका शेप बाउल शेप में हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर उसको फ्रीज कर देते हैं उस पानी को हम, ठीक है, लिक्विड ही है, उसका कोई शेप नहीं है, फ्रीज करने के बाद वो शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो वो कहानी आ जाएगी सॉलिड के ऊपर। लेकिन लिक्विड का कोई अपना शेप नहीं होता, जिस चीज़ में आप उसको पुट करना चाहें, स्टोर करना चाहेंगे, उस जगह अपनी जगह खुद बना के उसमें स्टोर हो जाएगा। द पार्टिकल्स इन लिक्विड आर फ्री टू मूव। पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं लिक्विड के। ठीक है, लिक्विड के फ्रीली इस वजह से मूव करते हैं क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होती है वो वीक होती हैं। ठीक है, गैसेस में तो बहुत होती ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन जो आपके लिक्विड्स होते हैं उसमें अट्रैक्शन फोर्सेस थोड़ी होती हैं। उसके अलावा जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर की कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है ये सब आपको आगे पता चलेगा। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, गैसेस की भी है और लिक्विड्स की भी है, सॉलिड्स की भी है। ठीक है, वो कैसे होती है? लेट्स सपोज आप बॉयल करते हैं पानी को, ठीक है, और उसका फ्लेम स्लो फ्लेम पे बॉयल करते हैं तो उसको कम टाइम लगेगा बॉयल होने में किसी भी लिक्विड को। ठीक है, वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम उसको लो फ्लेम पे बॉयल करने की कोशिश करें तो वो घंटे में जाके बॉयल हो सकता है। लेकिन अगर उसका फ्लेम हम हाई कर दें, ठीक है, हाई मीन्स टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दें उसमें, जब हम टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो आपका पानी जो जितना भी आपके वेसल में पानी होगा वो जल्द से जल्द बॉयल हो जाएगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लो फ्लेम बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि टेम्परेचर क्या कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है मॉलिक्यूल्स की। अब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से क्या होता है? मॉलिक्यूल्स जल्दी मूव करते हैं, जल्दी कोलाइड करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, जिसकी वजह से वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटरनल प्रेशर के बराबर हो जाएगा तभी बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा और बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने से। इसी तरह टेम्परेचर कम करने से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम होती है और आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और क्लोज हो जाते हैं जब हम टेम्परेचर कम कर देते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट में क्या होता है? इन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम। अब सॉलिड का मतलब है मतलब उसमें जो
मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, जब भी उसका कोई स्ट्रक्चर होता है, कोई शेप होता है, ठीक है। और पैक्ड क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से होते हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपने पास अट्रैक्ट करके रखता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका एक डेफिनेट शेप होता है। बिकॉज द पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ फिक्स पैटर्न, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से फिक्स पैटर्न पे अरेंज होते हैं, और वो कौन से पैटर्न्स हैं, क्या पैटर्न्स हैं, वो सॉलिड स्टेट्स के सेक्शन में हम पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास मोनोक्लिनिक आ जाता है, ऑर्थोरोम्बिक आ जाते हैं, ये सारे पार्टिकल्स की क्रिस्टल्स हैं जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स सिमिलरली अरेंज होते हैं एक दूसरे से, ताकि एक फिक्स पैटर्न पे वो एक अपना स्ट्रक्चर बना सकें सॉलिड का, किसी भी चीज़ का, ठीक है। दे पोजेस ओनली वाइब्रेशनल एनर्जी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? वाइब्रेशनल एनर्जी, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेशन उनमें होती है। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी ही एक्सिस पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, मीन पोजीशन पे। वाइब्रेट का मतलब, लेट सपोज आपका कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो इस एक्सिस पे, ठीक है, ये मॉलिक्यूल, ठीक है, अब ये वाइब्रेट कैसे करेगा? ये कभी थोड़ा इस तरफ मूव करेगा, कभी थोड़ा इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, या हो सकता है कभी इस तरफ मूव करे या बिलो मूव करे, ठीक है। मूव होने के बाद ये अपनी मीन पोजीशन पे ही आएगा, ठीक है, कभी ये राइट जाएगा, कभी लेफ्ट जाएगा, तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी कहलाती है, जब मॉलिक्यूल्स अपनी ही मीन पोजीशन पे रोटेट कर रहे होते हैं। रोटेट मीन्स टू एंड फ्रो मोशन दे रहे होते हैं, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन इन देयर मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। For more details on remaining lectures and chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number 92318318660, or you can email us on alpineacademy@gmail.com. Now we are going to discuss the behavior of gases, in which we will discuss diffusibility, compressibility, and pressure of each gases. Diffusibility. The distribution or spreading of gas molecules throughout the vessel is known as diffusion. इसका मतलब यह है कि diffusion स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूज़ होने का ये मतलब है कि लेट सपोज आपने जो है कहते हैं एक परफ्यूम लेते हैं आप, और उसको जो है कहते हैं अपनी बॉडी पे लगाते हैं, तो पूरे कमरे में या पूरे रूम में जिस इन्वायरमेंट में आप होते हैं, तो उसकी स्मेल पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। वो किस वजह से होती है? क्योंकि जो परफ्यूम के जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं इन्वायरमेंट पे, और बहुत रैपिडली डिफ्यूज़ होते हैं, ठीक है। वजह क्या होती है? गैस मॉलिक्यूल्स रैपिडली डिफ्यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स। सॉलिड मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजिबिलिटी उससे ज़्यादा होती है, जबकि गैसेस मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एक ही सेकंड में या उससे भी कम ही सेकंड में पूरे परफ्यूम की स्मेल जो है, खुशबू जो है, वो पूरे इन्वायरमेंट पे आ जाती है, ठीक है। अब उसके अलावा जो है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी की बात करें, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, वाइडली सेपरेटेड होते हैं, उनके बीच में बहुत लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जिसकी वजह से वो इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी गैस मॉलिक्यूल आराम से मूव कर सकता है। मैंने पहले भी बताया था कि इनके बीच में डिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से दूसरा कोई गैस मॉलिक्यूल इनके डिस्टेंस को ईजिली क्रॉस कर सकता है। अब हम जब भी जो है कहते हैं किसी दूसरी गैस को डिफ्यूज़ कराते हैं किसी दूसरी गैस में, लेट सपोज 2 कंटेनर है, उसमें अलग अलग गैसेस हैं, अब उन कंटेनर को हमने मर्ज कर दिया और बीच में से पार्टीशन की लेयर हटा दी, तो वो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में बहुत ही जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएंगे। क्योंकि क्या रीज़न है? वही रीज़न काइनेटिक थ्योरी बताती है कि उनकी जो बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी मॉलिक्यूल्स इजीली मूव करते हैं, और मूव करने की वजह से जो दो मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे से इंटरमिंगल मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिंगली, ठीक है, यानी ऐसे मिक्स होते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स नहीं होगा जो मिक्स ना हो पाया होगा उसमें, तो सारे मॉलिक्यूल ईजिली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, एक और टर्म आती है इफ्यूजन। इफ्यूजन जो है अपोजिट होता है डिफ्यूजन के। इसमें क्या होता है कि गैस पास होती है छोटे छोटे होल्स में। अगर लेट सपोज ऐसा वेसल है जिसमें कोई होल हो गया है, तो उसमें से जो गैस का लीकेज होता है उसको हम इफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि आपकी जो गाड़ी के टायर होते हैं, बाइक के टायर, जितने भी टायर्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स के, तो उसमें जो आपके एयर लीकेज होता है उसको आप इफ्यूजन कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम टायर में से हवा जो है कहते हैं लीक होती है, जो एयर है उसके अंदर की वो लीक होती है, तो आपका प्रेशर भी ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो इफ्यूजन से किसी भी कंटेनर का प्रेशर कम होता चला जाता है, ठीक है।
कंटिन्यू करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या है आपके पास? कंप्रेसिबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द रिलेटिव वॉल्यूम चेंज ऑफ अ फ्लूइड और अ सॉलिड एज रिस्पॉन्स टू प्रेशर चेंज। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो वॉल्यूम है वो कितना चेंज होता है इफ़ वी इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर। मतलब कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो आपके वॉल्यूम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, और अगर हम प्रेशर को कम कर दें तब आपके वॉल्यूम के ऊपर, किसी भी गैस के वॉल्यूम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब गैस मॉलिक्यूल्स का जो अपना वॉल्यूम है वो बेसिकली इनका मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं होता, वो कंटेनर का वॉल्यूम होता है जिस कंटेनर में वो गैस फिल्ड होती है, ठीक है। अब अगर हम पहली एग्जांपल लें, पहले बीकर में लें, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत लो प्रेशर है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है आपके पास लो प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है। ये आपको भी देख के पता चल रहा होगा क्योंकि ये जो पिस्टन है ये थोड़ा ऊपर है, जबकि ये वाला पिस्टन बहुत ही कंप्रेस्ड हुआ हुआ है, ठीक है। कंप्रेस्ड मीन स्क्वीज हो जाना, उसको हाईली प्रेशर के जरिए दबा देना। तो प्रेशर जब अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब जब प्रेशर रिलीज करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी की मैं बात करें तो इसका ये मतलब होता है कि जब क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, किस वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत लार्ज होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। अब जब ये कंप्रेस हो जाएंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स का आपस का डिस्टेंस उससे कम हो जाएगा, ठीक है। अब प्रीवियस वाली एग्जांपल को ही कंसिडर करते हैं। लेट सपोज आप जो है कहते हैं पंप पे जाते हैं और वहाँ पे जो अपने टायर में टायर को फिल कराते हैं एयर से, तो उसमें क्या होता है, एयर कंप्रेस होकर आपके टायर में फिल होती है, और जब वो कंप्रेस होती है तो उसमें प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हाई प्रेशर क्यों लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें लो वॉल्यूम है तो हाई प्रेशर होता है, ठीक है। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी कम होगा, ठीक है, क्लियर। प्रेशर, सो अ फोर्स बीइंग एक्सर्टेड ओवर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जो भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी यूनिट एरिया पे, ठीक है, पर यूनिट एरिया पे, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, वेयर पी इज मेजर्ड इन पास्कल एंड फोर्स इन न्यूटन एंड द एरिया इज मीटर स्क्वायर। जो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है पास्कल, ठीक है। फोर्स का यूनिट आप न्यूटन कंसिडर करते हैं एसआई सिस्टम्स में, और एरिया का यूनिट भी आप मीटर स्क्वायर कंसिडर करते हैं इन एसआई सिस्टम में। तो प्रेशर का सिंपल यूनिट क्या बनता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप बोलते हैं पास्कल, ठीक है। यूनिट्स ऑफ प्रेशर एसआई यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स ऑफ प्रेशर पास्कल, पास्कल मीन सिंबल पीए है, और इन एसआई सिस्टम्स यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। द यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, thus Pascal is Newton per meter square, and 1 atm is equals to 101325 pascals, and it also can be written as 101325 Newton per meter square, and the other conversion also written here, which are 1 atm pressure is equals to 14.7 psi pounds per square inch, and this pressure is applied on our body in the whole the day and whole time. 1 atm pressure is also equals to 101.325 kilopascal and 1.01 exponent 6 pascal, as well as 1 megapascal. And 1 atm pressure is also equals to 760 torr and 760 millimeter of Hg. Both are the same units of pressure. Pressure is also calculated in terms of mercuric level, which is in which 1 atm is equals to 760 millimeter of Hg. ठीक है। अब अगर हम नॉर्मली बात करें कि 14.7 psi आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ठीक है। अब ये जो प्रेशर है ये वो प्रेशर है जो आपकी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस इन्वायरमेंट पे, अर्थ पे अप्लाई हो रहा होता है हर वक्त, ठीक है। अब लेट सपोज किसी भी कंटेनर का अगर हम टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहें, सॉरी टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वही ऑटोमोबाइल की एग्जांपल देते हैं कि अगर हमने टायर में मतलब एयर फिल कराई है तो उसका जो इंटरनल प्रेशर होगा टायर का वो 28 psi होगा, ठीक है, जो कि ज़्यादा है किससे, आउटसाइड प्रेशर से, क्योंकि आउटसाइड प्रेशर कम है और इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि वॉल्यूम छोटा हो गया, ठीक है। वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर अंदर का ज़्यादा हो गया। लेकिन जो टोटल प्रेशर होगा, तो टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल प्रेशर सम होगा किसका, एक तो कंटेनर का इंटरनल प्रेशर, उसके अलावा वो प्रेशर जो इन्वायरमेंट उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो 28 प्लस 14.7 मतलब 42.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच प्रेशर आपका गाड़ी के टायर का होता है, ठीक है। तो टोटल प्रेशर इन्वायरमेंटल प्रेशर प्लस इंटरनल प्रेशर के बराबर लिया जाता है। अब
एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक की रिलेटेड टू प्रेशर कन्वर्जन्स। व्हाट इज़ द प्रेशर इन टॉर ऑफ 3.5 एटीएम। हमें बेसिकली कन्वर्ट करना है 3.5 एटीएम को टॉर। तो हम पीछे ये पढ़ते आ रहे हैं कि 1 एटीएम प्रेशर है बराबर है 760 ऑफ टॉर। 3.5 एटीएम किसके बराबर होगा? सिंपल आपने ये करना है कि 1 एटीएम को आप डिवाइड करा देंगे, ठीक है। वही यूनिटी मेथड अप्लाई करेंगे जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि 1 एटीएम पे 760 टॉर्क प्रेशर होता है, जबकि डॉट 1 एटीएम पे कितना होगा? 760 डिवाइड बाई 1। अब 3.5 पे कितना होगा? 760 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3.5। तो सिंपल ये है कि 1 एटीएम जब 760 रखता है तो 3.5 में कितने रखते होंगे? 760 को आप सिंपल 3.5 से मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास प्रेशर टॉर में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी एटमॉस्फेयर करस्पॉन्ड्स टू 950 टॉर। 950 टॉर में कितने हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर आ सकते हैं? तो 1 एटीएम प्रेशर 760 टॉर के बराबर होता है। इसी कन्वर्जन को हम लेते हुए सॉल्यूशन करेंगे इसका कि 1 एटीएम प्रेशर 760 टॉर के बराबर है। तो 950 टॉर में कितने एटीएम्स होंगे? तो 1 एटीएम को आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 950 से और डिवाइड कर देंगे 760 से, यानी इसका जो रेशियो यहाँ से निकल के आएगा 1/760, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 950 से, तो आपके पास सिंपल प्रेशर आ जाएगा एटीएम में, ठीक है। अब बात आ जाती है गैस लॉस की। गैस लॉस क्या है? गैस लॉस आपके पास वो लॉस हैं जो हर गैस ऑबे करती है, ठीक है। अब रियल गैसेस भी हो सकती हैं और आइडियल गैसेस भी हो सकती हैं। अब आइडियल गैसेस क्या होती हैं, रियल गैसेस क्या होती हैं? आइडियल गैसेस आपके पास वो गैस होती है जो इमेजिनरी गैस है, ऐसी गैस जो इस यूनिवर्स में है ही नहीं, जिसको हम कंसिडर करते हैं एज एन इमेजिनरी गैस, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है, हमने बनाई हुई है, ठीक है। यानी हमारी बनाई हुई एक ऐसी गैस है जिसको हमने इमेजिनरी कंसिडर कर दिया, और ये वो ऐसी गैस है जो सारे गैस लॉस को ऑबे करती है, ठीक है। ऑबे मीन्स सारे गैस लॉस को मतलब एप्लीकेबल है, उन सारे वो सारे लॉस इस आइडियल गैस के ऊपर एप्लीकेबल हैं, ठीक है। अब रियल गैसेस जो हैं वो गैसेस हैं जो नॉर्मली हमारे इन्वायरमेंट में होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आर्गन होगी, और ये सारी गैसेस जो होती हैं आपकी, ये सारी रियल गैसेस हैं जो कि आइडियल गैसेस के से डेविएट कर जाती हैं, यानी आइडियल गैस इनको कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। और ये कुछ रूल्स और कुछ गैस लॉस एक ही वक्त में एट अ टाइम सारे गैस लॉस को ऑबे नहीं करती, ठीक है। इस वजह से इनको रियल गैस कहते हैं। अब वो गैस लॉस क्या क्या हैं? लेट्स सपोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। बॉयल्स लॉ आपके पास क्या होता है? बॉयल्स लॉ बेसिकली वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है, जबकि चार्ल्स लॉ आपके पास वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रिलेशनशिप शो करते हैं, और एवोगैड्रोस लॉ आपके पास वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रिलेशनशिप शो करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि बॉयल्स लॉ डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी रिलेशनशिप चार्ट डिटेल में पढ़ेंगे, क्या ग्राफ है उसका वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में। इसी तरह चार्ल्स लॉ के भी प्रेशर और चार्ल्स लॉ का भी टेम्परेचर और वॉल्यूम चार्ट देखना है। उसके अलावा गैड्रोस लॉ में क्या फ़र्क पड़ता है डिफरेंट कंटेनर्स में डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की गैसेस आ जाएँ तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करते हैं, ठीक है। So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also, if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.